नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के लिए जो हमारी प्रीवियस सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 1 के जीके के 25 क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। तो बिना समय को बात करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देश के सभी नागरिकों की आय को क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड। तो अगर आपको, जैसे हम पहले ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि इसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? ये आपकी औसत आय होती है, जो कि जो टोटल इनकम होती है हमारे देश की, उसमें अगर हम क्या करें, देश की जनसंख्या से भाग कर दें तो जो एक एवरेज इनकम निकल के आती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। लेकिन यहाँ पे नागरिकों की, सभी नागरिकों की आय को क्या कहते हैं, तो पर कैपिटा इनकम नहीं कहते हैं, ठीक है। और औसत आय इसी का सिनोनिम है, तो ये भी नहीं होगा। कुल आय कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इनकम। यानी देश के सभी नागरिकों की जो आय होती है वो कहलाती है टोटल इनकम, यानी कुल आय। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बैंक खातों में जमा उस राशि को क्या कहते हैं जिसे आवश्यकता होने पर निकाला जाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग के जो अकाउंट्स होते हैं, कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं बैंक में। जैसे एक होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, और एक आपका होता है करंट अकाउंट जिसको बोलते हैं चालू खाता, ठीक है। तो कई प्रकार के ऐसे हमारे अकाउंट्स होते हैं। यहाँ पे की जा रही है कि बैंक खाते में जो उस राशि को क्या कहते हैं जिसे आवश्यकता होने पर कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं वो तो एक्चुअली में होते तो सेविंग अकाउंट्स हैं, और बैंक इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है कि कब आपको पैसे निकालने हैं, कब नहीं निकालने हैं। ऐसा फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलते, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? मांग जमा। जब आपको पैसों की जरूरत होती है तब आप अपनी डिमांड के आधार पर बैंक से पैसे की निकासी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो राशि होती है इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें समय की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के पास जो इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी है, ये 3 प्रकार की इमरजेंसी राष्ट्रपति के पास हैं। एक है आर्टिकल नंबर 352, एक है आपके पास आर्टिकल नंबर 356, और एक है आपके सामने आर्टिकल नंबर 360। जो आर्टिकल नंबर 352 है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। और दूसरा है आपका, इसको बोलते हैं राज्य आपात, यानी कि स्टेट में अगर कोई भी गवर्नमेंट सही से कार्यभार नहीं संभाल पा रही है तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है, और वहाँ पर जो संभालते हैं, यानी कि जो पूरी चीज़ों को संभालने का काम होता है वो राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। तो जो राज्य आपात होता है इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीएम होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके पद को निरस्त कर दिया जाता है और वहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं शासन संभालते हैं। तो ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 360, जिसको बोलते हैं वित्तीय इमरजेंसी, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अभी तक भारत में कभी भी आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात हो रही, तो आर्टिकल 356 ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, सरकार के किस रूप में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, यानी कि 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वोट 1 वैल्यू। और ये केवल और केवल किस में होता है? डेमोक्रेसी में होता है। तो डेमोक्रेटिक प्रकार की जो गवर्नेंस होती है वहाँ पर 1 वोट 1 वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चालुक्य की पहली राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। चालुक्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी अहिहोल। कौन सी राजधानी थी? अहिहोल। और जब चालुक्य राजवंश की जो पहली राजधानी अहिहोल बनी थी, इसके बाद आपका 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम, जो कि वहाँ का एक बहुत बढ़िया राजा माना गया है, पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, इसने क्या कर दिया था, इसने राजधानी को, जो अहिहोल राजधानी थी, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? बादामी ट्रांसफर कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चालुक्य राजवंश था, इसकी पहली राजधानी अहिहोल थी और बाद में इसकी राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? तो बादामी इसकी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था। क्वेश्चन ये पूछेगा किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने की थी। कब की थी? 543 ईस्वी में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। सभी लोग जानते हैं ये बाल गंगाधर तिलक की फेमस कोटेशन थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो 2/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है, वो पानी की वजह से, क्योंकि हमारे समुद्र में जो जमीनी स्तर कम है, लेकिन जो समुद्र का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2/3 कह सकते हैं। तो 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। जो प्रशांत महासागर है, इसका आकार क्या है? इसका आकार लगभग ट्रायंगल के आकार का है। कैसे आकार का है? ट्रायंगल के आकार का है। अब एक्चुअली में आज मैं मैप लगाना का टाइम नहीं लगा पाया। आप इसको गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हैं। जो प्रशांत महासागर का आकार है, जब आप मैप में देखेंगे तो ये आपके ट्रायंगुलर नुमा आकृति का है। किस आकृति का? ट्रायंगुलर नुमा। तो लगभग ऑप्शन जो हमारा सी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा,
हीट इज़ विच कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, यानी ऊष्मा आवास का कौन सा घटक है, जैविक घटक है या अजैविक घटक है या दोनों है, तो दोनों तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैविक घटक में कौन आती है, लिविंग बीइंग आती है, ठीक है, और जो हीट है ये लिविंग बीइंग नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, अजैविक घटक माना जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, पेप्सिन किसको पचाता है, तो आपको मैं पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एनीमिया किससे संबंधित है, तो जो आयरन डिफिशियंसी होती है, यानी लोहे तत्व की जो कमी होती है, इसी को एनीमिया कहा जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही हो जाएगा। कई सारी ऐसी जो हमारी खनिज तत्व होते हैं, कई प्रकार के ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं। अगर एक बार रिकॉल करना चाहें, जो विटामिन ए होता है, इससे आपका होता है नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, या इसी को बोलते हैं रतौंधी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। जो विटामिन B1 होता है, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, ठीक है, और बेरी बेरी रोग की जो आपकी लक्षण होते हैं वो होती है कमज़ोर मांसपेशियाँ हो जाती हैं। अगर हम बात करेंगे विटामिन C की, इससे आपका क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी, इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। विटामिन D से क्या होता है, सूखा रोग लग जाता है, जो हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, नरम हो जाती हैं, सूखा रोग। और नेक्स्ट आपका आता है विटामिन E, ठीक है, जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है। इसमें जो जनन क्षमता है उस पर इफेक्ट पड़ता है फर्टिलिटी विटामिन से। विटामिन के होता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाती है, तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसी को कंठमाला रोग भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि इसी से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं। लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और अगर जो आपका खाना खा रहे हैं उसमें अगर विषाक्तता पाई जाती है, दस्त वगैरह लग सकते हैं आपको। कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोनिया रोग हो जाता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम की वजह से हड्डी और दांतों जो होते हैं वो टूटने लगते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो फिलहाल एनीमिया किससे संबंधित है, लोहे की कमी से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, बच्चा जानता है, 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सामने, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि का आकार वस्तु से हमेशा कैसा होता है। जैसे मान लो कि समतल दर्पण है आपके सामने, ठीक है, तो इस पर अगर आप कोई वस्तु बना रहे हैं, मतलब कोई आगे आपकी छवि बन रही है, तो वस्तु का आकार कैसा होगा, हमेशा इक्वल होगा। जिस साइज की वस्तु होगी उसी साइज का क्या होगा, आकार बनेगा। कब, समतल दर्पण। यहाँ पे अवतल और उत्तल की बात नहीं की जा रही है, समतल दर्पण की बात की जा रही है। तो यहाँ वस्तु के बराबर की छवि होती है, ऑप्शन 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो माइक्रोसॉफ्ट आपका एक्सेल होता है, इस प्रकार से इसमें सेल्स बने होते हैं और जिसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अमोनियम फास्फेट का सही सूत्र क्या है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछाते हैं। इसका सही सूत्र है NH4 का होल थ्राइस PO4, ठीक है, ये इसका सही सूत्र है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्राइड का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये डॉवर-नियर थे, इन्होंने ट्राइड का नियम प्रस्तावित किया था और इन्होंने आवर्त सारणी से रिलेटेड ये नियम था आपका, आवर्त सारणी से नियम था। इसमें इन्होंने ये कहा था कि यदि आप समान भौतिक गुण वाले तत्व हैं उनको अगर परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हैं तो ट्रॉयड में जो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार होंगे उनका जो औसत होगा वो दूसरे के अणुभार के समान होगा। ये उन्होंने कहा था जो ट्रॉयड का नियम था, और ये दिया किसने था, डॉवर-नियर ने दिया था। तो फिलहाल हमको इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप याद रखिए ट्रॉयड का नियम किसने दिया, डॉवर-नियर ने दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सभी लोग जल्दी से रिवाइज करो। जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन अगर रदरफोर्ड आपको ऑप्शन नहीं मिले तो आपको आंसर लगाना है गोल्डस्टीन। क्या लगाना है, गोल्डस्टीन। एक्चुअली में मैं ये कहूँ कि गोल्डस्टीन ही पहले लगाना, अगर गोल्डस्टीन नहीं मिले तब आपको रदरफोर्ड लगाना है, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये की थी जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। मृत अवशेषों और जीवों को अपशिष्ट उत्पाद को तोड़ने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं, सभी लोग जानते हैं डिकम्पोजर कहा जाता है, क्योंकि डिकम्पोजर वो आखिरी की कड़ी हैं जो क्या करते हैं, मृत जीवों को मिट्टी में अपघटित करने का कार्य करते हैं, तो इनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। बजट 2016 में प्रस्तावित कृषि कल्याण जो आपका रेट था, शेष था, वो उसकी दर क्या थी। अब आपको प्रेजेंट वाली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल 2016 में ये 0.5% थी। आप ये डायरेक्ट गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं तो आगे भी बनने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। जेचेरस जेनसन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, और अगर यहाँ पे टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, जब क्वेश्चन बन रहे हैं तो कहीं से भी बन सकते हैं, हैंस
लिपर्से ने आविष्कार किया था टेलीस्कोप का। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जैचरस जैनसन ने। और स्टेथोस्कोप, जिससे क्या होता है हार्ट बीट वगैरह जो कानों में सुनने का डॉक्टर लोग आला वगैरह नहीं लेते, उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। और इसका जो आविष्कार किया था वो किया था रेने लायनेक ने। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेने लायक ने। और जो पेरिस्कोप होता है इसका आविष्कार किया था मैरी डेवी ने। किसने किया था? मैरी डेवी ने। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर माइक्रोस्कोप का जैचरस जैनसन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक जो सेंटेंस लिखा हुआ है हिटिंग बिलो द बेल्ट, ठीक है, ये आपका किससे संबंधित है? ये जैसे मान लो ये हमारा कोई प्लेयर है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लेयर है और इस प्रकार से वो खड़ा हुआ है और यहाँ पर वो बेल्ट लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं? बेल्ट लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट लिखा क्या है? हिटिंग बिलो द बेल्ट, आपको क्या है ना इस बेल्ट के नीचे मारना है, ठीक है, हिट करना है मान। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे क्रिकेट में ऐसा कुछ होता नहीं है बेल्ट जैसा, हॉकी में भी नहीं होता, बेसबॉल में नहीं होता, बॉक्सिंग में होता है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, इसमें बेल्ट वगैरह पहने होते हैं रेसलर्स और उसमें ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? ये सब के सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जनवरी और जून 2017 में उस समय का करंट का क्वेश्चन है ये, भारत के किस हवाई अड्डे को ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला था? ये वो लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है उसको मिला था। आप करंट तैयार करती रहिए, ठीक है। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, राइटर कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इन्होंने, ये फेमस बुक है, आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24, पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था और ये 2016 में ही किया गया था, 6 से 9 नवंबर के बीच में, ठीक है। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट और आखिरी 25 पेट्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण कोरिया एशिया का सबसे बड़ा भूबंदरगाह जो भारत और किसके बीच में स्थित है? बांग्लादेश के बीच में स्थित है। आप डायरेक्ट इतना याद कर लीजिए, पेट्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट साउथ एशियाज बिगेस्ट लैंड पोर्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा फिलहाल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ पर कुछ आज मैं इमेज नहीं लगा पाया थोड़ा व्यस्तता के कारण, लेकिन अगले बार से आपको अच्छी क्वालिटी का आपको सामने प्रेजेंटेशन होगा। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, क्योंकि वर्तमान में क्या है, अभी हाल में जो CGL के बैच यहाँ पर ऑफलाइन में चल रहे हैं वहाँ पर थोड़ा जो पोस्ट प्रेफरेंस का मुद्दा सामने है तो उसमें थोड़ा बिजी रह रहे हैं, लेकिन आपको आगे से इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।